कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की पुस्तक है, इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, आर्थिक विकास की समझ। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 आज हम करेंगे और अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अभ्यास के प्रश्न इसके हम करेंगे और पहला अभ्यास का जो प्रश्न है, कोष्टक, कोष्टक मतलब ब्रैकेट, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि, और ब्रैकेट में दिया हुआ है हुई है नहीं हुई है। तो सेवा क्षेत्र में जो हमारा सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र है उसमें रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं, तो सही जो विकल्प है वो आएगा नहीं हुई है। खालिस्तान आगे ख, अगर हम देखें इसका ऑप्शन ख, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट में दे रखे है तृतीयक और कृषि। तो जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं वो तृतीयक क्षेत्र है, तो उत्तर में आएगा इसका तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ग है और ग में है, खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित और असंगठित। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। और घ दे रखा है कि भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े और छोटे। तो जो ज्यादातर जो श्रमिक है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब जो आएगा, बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उसके बाद अंग आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये दिया गया है कि कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और कपड़ा एक खालिस्तान उत्पाद है, तो दोनों में प्राकृतिक और विनिर्मित दे रखा है। तो कपास जो है वो एक प्राकृतिक उत्पाद है, और जो उससे कपास से जब कपड़ा बनता है तो वो विनिर्मित उत्पाद है। तो प्राकृतिक आएगा पहले में, दूसरे में विनिर्मित आएगा। च है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खालिस्तान हैं, स्वतंत्र हैं या परस्पर निर्भर हैं। तो आपस में तीनों की जो गतिविधियां हैं वो वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर है, तो सही जो जवाब आएगा वो परस्पर निर्भर आएगा। प्रश्न नंबर 2 जो है वो है कि सही उत्तर का चयन करें। आपके पास 4 विकल्प दे रखे हैं और प्रश्न है कि अ नंबर पर पूछा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र खालिस्तान आधार पर विभाजित हैं। क रोजगार की शर्तों, ख आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, ग उद्यमों के स्वामित्व और घ उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र खालिस्तान आधार पर विभाजित है वो वास्तव में अगर हम देखें तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है, तो इसका जो जवाब है वो ग आएगा, उद्यमों के स्वामित्व। ब नंबर का ही प्रश्न नंबर 2 का ब पूछा गया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है, तो क पर प्राथमिक, ख पर द्वितीयक, ग पर तृतीयक और घ पर सूचना प्रौद्योगिकी। तो सही जवाब जो है, अगर प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है तो वो प्राकृतिक क्षेत्र माना जाता है, तो इसका उत्तर आएगा क प्राथमिक। स में पूछा गया है कि किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान कुल मूल्य को, ये स का मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क पर है सभी वस्तुओं और सेवाओं, ग पर है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, और ग पर है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, और ग पर है सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका जो सही जवाब है वो ख है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। और द पर पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी खालिस्तान प्रतिशत है। खालिस्तान पूछा गया है कि कितने प्रतिशत रही 2013 में, तो क पर है 20 से 30%, ख पर है 30 से 40%, ग पर 50 से 60% और घ पर है 60 से 70%। जो सही जवाब है, उत्तर है वो 50 से 60% के बीच जो है तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है। प्रश्न नंबर 3 जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित का मेल कीजिए, मैच करने आपने। तो पहले पर कृषि क्षेत्र की समस्याएं दे रखी हैं, असिंचित भूमि,
दो, फसलों का कम मूल्य, तीन, कर्ज भार, चार, मंदी काल में रोजगार का अभाव और पांच, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। और पहले पर यानी कृषि क्षेत्र की समस्याएं और दूसरे पर कुछ संभावित उपाय बताए गए हैं कि उन पर कौन सा उपाय कौन से के लिए आ सकता है। तो अगर हम बात करें नंबर एक की, असिंचित भूमि, असिंचित भूमि के लिए जो द ऑप्शन है वो सही है। पहले का द आएगा, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। अगर असिंचित भूमि है तो सरकार नहरें खोदकर पानी पहुंचा सकती है असिंचित भूमि में। दो पर है फसलों का कम मूल्य, फसलों पर कम मूल्य पर तो दो का ब आएगा, ब और ब है ये वाला, सरकारी विपणन समितियां जिसको हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग समितियां कमेटीज कहते हैं, वो सहकारी विपणन समितियां आएगा। तीन नंबर की बात करें कर्ज भार, कर्ज भार के लिए ये वाला ऑप्शन है कि यह में कहा गया है कि कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना, क्योंकि कृषि क्षेत्र की समस्याएं उनके संभावित उपाय बताए गए। तो कर्ज भार के लिए कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना आ सकता है। और चौथे की अगर हम बात करें मंदी काल में रोजगार का अभाव, तो इसको दूर करने के लिए जो संभावित उपाय है वो पहले का अ है और अ पर है कृषि आधारित मिलों की स्थापना, कृषि आधारित मिलों की स्थापना। और पांचवा है कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। तो इसका जो संभावित उपाय है पांचवे का वो स है कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, खाद्यान्नों की खरीद की जा सकती है। तो इस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है कि विषम की पहचान करें और बताएं क्यों, क्योंकि वो दूसरों से अलग कैसे हैं। तो क पर पूछा गया है कि पर्यटन और निर्देशक, धोबी, दर्जी और कुम्हार। पर्यटन निर्देशक, पर्यटन के लिए पूछे गए हैं कि पर्यटन में क्या क्या है, निर्देशक, धोबी, दर्जी और कुम्हार। तो पर्यटन निर्देशक की सेवाएं जो हैं वो संगठित क्षेत्र में आती हैं, तो ये थोड़ा सा ओड है इसका, ये अलग है। तो बाकी सारे के सारे असंगठित क्षेत्र में हैं। ख है कि शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील, इनमें से कौन सा अलग है। तो सब्जी विक्रेता को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी की सेवा जो है वो सेवा क्षेत्र वाली है। शिक्षक भी सेवा प्रदान करता है, डॉक्टर भी सेवा प्रदान करता है और वकील भी सेवा प्रदान करता है। ग है डाकिया, डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। तो अगर मोची को छोड़ दे तो बाकी सभी की जो सेवाएं हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, मोची जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। और घ है एमटीएनएल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसमें जो है जेट एयरवेज को बाकी छोड़ दे अगर हम जेट एयरवेज को, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, बाकी सभी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसी। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि कितने लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब हमें यह पता चल जाता है कि कितने लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं तो उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था के स्वरूप का भी पता लगा सकते हैं। प्रायः अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे होते हैं, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोग तृतीयक क्षेत्र में लगे होते हैं। तो ये पता हम लगा सकते हैं कि अगर ज्यादातर लोग तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं तो वो विकसित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 6 है कि इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाहिए क्योंकि इन उत्पादों के इन दोनों के आधार पर ही हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का पता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी समझ सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि ज्यादातर विकसित देशों के इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में उनमें प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इसके बाद जब कारखाने अस्तित्व में आए तो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत सारे लोग कारखानों में काम करने लगे। तब कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से अब द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 7 जो है उसमें पूछा गया है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह क्षेत्र स्वयं उत्पादन नहीं करता है बल्कि अन्य क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उन वस्तुओं को थोक एवं खुदरा व्यापारियों को बेचने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। यह परिवहन की सुविधा ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा तृतीय क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में रखने की भी जरूरत पड़ती है। यह भंडारण की सुविधा भी तृतीय क्षेत्र द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसी प्रकार हमें कई बार उत्पादन और व्यापार के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बातचीत करने और बैंकों से कर्ज लेने की भी जरूरत होती है और ये सुविधाएं भी तृतीय क्षेत्र ही प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 8 है, पूछा गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसको कहते हुए छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग काम पर तो लगे होते हैं लेकिन वहां वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इसे अल्प बेरोजगारी की स्थिति भी कहते हैं। यदि उन्हें काम पर से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। सभी खेती में लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई और रोजगार नहीं है। यदि इनमें से 2 सदस्यों को खेती के काम से निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 लोग छिपे हुए बेरोजगार हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद या अंतर कीजिए। तो पहले नंबर पर अगर हम कहें तो खुली बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होता है इसलिए वे बेकार बैठे रहते हैं। और नंबर 2 पर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऊपर बताई जा चुकी है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग काम पर तो लगे होते हैं लेकिन वहां वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इसे अल्प बेरोजगारी की स्थिति भी कहते हैं। यदि उन्हें काम पर से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। देश में आज भी आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। दूसरी ओर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5वां हिस्सा है, यानी कि 5 में से 4 हिस्सा है। लेकिन ये दोनों क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में तो अपना हिस्सा बढ़ाया है लेकिन रोजगार देने में यह क्षेत्र पीछे रहा है। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन से हैं?
तो उत्तर में भारत में सेवा क्षेत्र में दो प्रकार के लोग लगे हुए हैं। पहला कुशल और शिक्षित श्रमिक, इनकी संख्या काफी कम है। और दूसरा है छोटी दुकानों, मुरम्मत कार्यों, परिवहन में लगे लोग, इनकी संख्या काफी अधिक है। प्रश्न नंबर 12 में है, पूछा गया है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो यह बात बिल्कुल सही है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं और उसमें पहला है, असंगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित नहीं है, इसलिए यहां श्रमिकों को 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। दूसरा, ज्यादा घंटे काम करने पर कोई अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है। तीसरा, यहां श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है। चौथा, यहां छुट्टी लेने की कोई सुविधा नहीं है। और पांचवा है कि यहां रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती, श्रमिकों को बिना किसी कारण के किसी भी समय काम से निकाला जा सकता है। और छठा है, कुछ मौसमों में जब कोई काम नहीं होता है तो कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से श्रमिकों का यहां पर शोषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। दूसरा हम बांट सकते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र। और तीसरा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 14 है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करो। तो पहले संगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियां देख लेते हैं कि संगठित क्षेत्र पहले नंबर पर है। संगठित क्षेत्र में रोजगार नियमित होता है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित होते हैं। तीसरा है कि संगठित क्षेत्र में छुट्टी लेने पर वेतन मिलता है। और चौथा है, संगठित क्षेत्र में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन मिलती है। असंगठित क्षेत्र की अगर रोजगार की परिस्थितियां हम देखें तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार नियमित नहीं होता है। दूसरा, असंगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। और तीसरा है, असंगठित क्षेत्र में छुट्टी लेने पर वेतन नहीं मिलता है। और चौथा है, असंगठित क्षेत्र में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है, मनरेगा 2005 MGNREGA के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने के लिए संसद द्वारा 23 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा पास किया गया। 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम नागरिकों को काम का अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया। तो इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, उसमें हम पहले नंबर पर कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को रोजगार की सुरक्षा देने के लिए एक साल में कम से कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक रोजगार देना। दूसरा, टिकाऊ और लंबे समय तक काम आने वाली सामुदायिक परिसंपत्तियों जैसे नाले, तालाब, कच्ची सड़कें, वन आदि का निर्माण करना। तीसरा है, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने वाले साधनों का निर्माण करना। चौथा है, पर्यावरण की रक्षा करना। और पांचवा, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना। और छठा है, गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाना। योजना के अगर मुख्य लक्षणों की या विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहला, कि इस योजना के अंतर्गत गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी सदस्यों को जो शारीरिक और अकुशल रोजगार करने के इच्छुक हों, एक साल में कम से कम
100 दिन का रोजगार देना है। और दूसरा है योजना के अंतर्गत कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार को ग्राम पंचायत के पास अपने सभी वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पता देकर पंजीकरण करवाना होगा। यह पंजीकरण 5 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगा। तीसरा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार की प्रत्येक वयस्क सदस्य को ग्राम पंचायत को काम करने के लिए लिखित में आवेदन देना होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को ग्राम पंचायत को काम प्राप्त करने के लिए लिखित में आवेदन देना होगा। यह आवेदन कम से कम 14 दिन के काम के लिए होगा। चौथा है योजना के अंतर्गत रोजगार पाने वालों में से कम 1/3 अर्थात 33% महिलाएं होंगी। पांचवा, रोजगार की मांग करने पर 15 दिन के अंदर अंदर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बारे में ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को सूचित करेगी कि कब, कहां और किस प्रकार का काम दिया जाएगा। छठा है यदि रोजगार की मांग करने वाले को मांग करने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो उसे सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पांचवा है इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा कृषि कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी की यह दर महिला और पुरुष के लिए एक समान होगी और मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा प्रति सप्ताह या फिर 14 दिन के अंदर किया जाएगा और भुगतान की गई इस मजदूरी का ब्यौरा श्रमिक परिवार के जॉब कार्ड में जॉब कार्ड में दर्ज किया जाएगा। आठवां है श्रमिकों को एक दिन में 9 घंटे तक कार्य करना होगा। नौवां है योजना के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्ति को उसके निवास स्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जाएगा। यदि उससे बाहर ज्यादा दूरी पर रोजगार दिया जाता है तो उसे 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। 10वां है प्रत्येक कार्यस्थल पर श्रमिकों को पीने के लिए साफ पानी, विश्राम के लिए छायादार स्थान और मामूली चोट लगने पर इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध करवाई जाएगी। और 11वां है योजना के अंतर्गत एक सप्ताह में 6 दिन का कार्य दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जिसमें उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत सभी को होती है, जैसे बिजली, सड़कें, पुलों का निर्माण, रेलवे, बांध आदि। ये कुछ ऐसे काम हैं जिन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, साथ ही जनता का कल्याण भी देखना होता है। इन कामों को निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए सरकार ऐसे कामों पर स्वयं खर्च करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 17 है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है और मुद्दे हैं मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पहला जो मजदूरी का मुद्दा है उस पर हम कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। यहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ श्रमिकों को 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। ज्यादा घंटे काम करने पर कोई अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह श्रमिकों के काम के घंटे और वेतन को निश्चित करे और इस नियम का उल्लंघन करने वालों को सजा दे। एक मुद्दा और है, वो है सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती है। यहाँ श्रमिकों को बिना किसी कारण के किसी भी समय काम से निकाला जा सकता है। कुछ मौसमों में जब कोई काम नहीं होता है तो कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना होने पर कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करे। और एक अन्य मुद्दा है
स्वास्थ्य। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कोई स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे इलाज का खर्च स्वयं उठाना पड़ता है। इसके लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा भत्ता मिल सके। तो ये पाठ नंबर 2 के कुछ प्रश्न थे। धन्यवाद। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार।